हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही मज़े में होंगे। मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। हमारी कहानी का नाम है बिजली कहीं गिरी असर कहीं और हुआ, कौन थी खुशबू। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्यारी सी कहानी। अखबार में छिपी एक खबर की वजह से एक ही दिन में जैसे खुशबू की सारी दुनिया ही बदल गई। अपनों के बीच जैसे खुशबू एकाएक बेगानी हो गई। देखने में तो अब भी सब कुछ पहले जैसा ही दिखता था, लेकिन नज़रों के साथ साथ दिलों में भी कहीं फ़र्क आ गया था। मम्मी के स्पर्श से भी खुशबू इस फ़र्क को महसूस कर रही थी। मम्मी के स्पर्श में वैसे अब एक संकोच और दुविधा थी। खुशबू के वजूद पर ही जैसे एक सवालिया निशान लग गया था। मगर सवाल ये भी था कि खुशबू का कसूर क्या था। उसके जन्म के समय कहाँ पर क्या हुआ था, किसने क्या बेईमानी की थी, उसे क्या मालूम। अखबार में छपी खबर ने 7 वर्षीय खुशबू को उसके अपने ही घर में अजनबी जैसा बना दिया था। बाहर के एक नर्सिंग होम के स्कैंडल को लेकर भी इस प्राइवेट नर्सिंग होम को पुलिस ने सील करके उसकी संचालिका और नर्सिंग होम में काम करने वाली कुछ नर्सों को भी गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने यह सारी कार्रवाई उस नर्सिंग होम में बच्चे को जन्म देने वाली एक महिला की शिकायत पर की थी। शिकायत करने वाली महिला का आरोप था कि नर्सिंग होम में उसके बच्चे को बदल दिया गया। महिला के अनुसार उसने नर्सिंग होम में जिस बच्चे को जन्म दिया था वह एक लड़का था, मगर उसके बदले में उसे एक लड़की मिली थी। शिकायत करने वाली महिला ने बच्चे को बदले जाने के संबंध में नर्सिंग होम की 2 नर्सों पर अपना शक जाहिर किया था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों नर्सों को अपनी हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की तो एक बहुत बड़ा और सनसनीखेज स्कैंडल सामने आया। स्कैंडल में नर्सिंग होम को जाली डॉक्टरी सर्टिफिकेट के साथ चलाने वाली उसकी मालकिन भी शामिल थी। उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की तफ्तीश से खुलासा हुआ कि 16 वर्ष पहले अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही नर्सिंग होम लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा था। वहाँ न केवल गैरकानूनी तरीके से कुंवारी मां बनने वाली लड़कियों के गर्भपात किए जाने थे, बल्कि बच्चा गोद लेने के इच्छुक लोगों को भी बच्चा मोटी रकम में बेचा जाता था। यहाँ डिलीवरी कराने वाली कई युवतियों के बच्चों को भी गुपचुप बदल दिया था। इस काम के बदले में भी एक खूब मोटी रकम वसूल की जाती थी। नर्सिंग होम की संचालिका और बाकी स्टाफ से पूछताछ करने पर पुलिस को मालूम हुआ कि इसकी कोई गिनती या रिकॉर्ड नहीं था कि नर्सिंग होम में कितनी युवतियों के शिशुओं को बदला गया। बेटे की चाह रखने वाले कितने लोगों को उनके यहाँ बेटी होने की सूरत में किसी दूसरे का बेटा मोटी रकम वसूल कर दे दिया गया था, इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं था। 7 वर्ष पहले खुशबू ने भी पुलिस के द्वारा सील किए गए इसी नर्सिंग होम में जन्म लिया था। खुशबू की दोनों बड़ी बहनों ने तो सरकारी अस्पताल में जन्म लिया था। इसके लिए घर की माली हालत की मजबूरी थी। खुशबू के पापा रमाकांत अपनी पहली दोनों बेटियों के जन्म के समय किसी प्राइवेट नर्सिंग होम का खर्चा नहीं उठा सकते थे, मगर खुशबू के जन्म के समय उसके पापा रमाकांत के हाथ में थोड़े पैसे थे। अगर नहीं भी होते तो वह उधार लेकर किसी भी नर्सिंग होम का खर्चा उठाते, क्योंकि ऐसा खुशबू की मम्मी शारदा भी चाहती थी। 2 बेटियों की मां बन चुकी शारदा के लिए तीसरा बच्चा बड़ा मायने रखता था और वह कोई भी रिस्क नहीं लेते हुए पूरे एहतियात से काम लेना चाहती थी। वास्तव में तीसरे बच्चे के जन्म के समय शारदा बेटे की चाहत और कल्पनाओं से सरोबार थी। बेटे की चाहत में शारदा ने पंडित रामकुमार तिवारी को पकड़ा था। उन्होंने ही दोनों को वृंदावन जाने को कहा था, आश्रम का पता दिया था, वहां के पहुंचे हुए स्वामी को फ़ोन कर दिया था।
दोनों ने कहीं 1000 रुपयों की भेंट दी थी। रामकुमार तिवारी दावे से कह रहे थे कि शारदा के गर्भ में मौजूद उसका तीसरा बच्चा एक लड़का ही होगा। लिंग निर्धारण टेस्ट चूंकि गैर कानूनी था, इसीलिए कोई भी टेस्ट लेबोरेटरी अल्ट्रासाउंड करने के उपरांत लिखित रूप से यह गारंटी देने को तैयार नहीं थी कि शारदा के गर्भ में मौजूद बच्चा एक लड़का है। जुबानी तौर पर शारदा से यही कहा गया कि उसके गर्भ में मौजूद तीसरा बच्चा एक लड़का ही है, मगर एक बेटे की मां बनने की शारदा की सारी उम्मीदें तब कुठाराघात हुआ जब उसे बताया गया कि उसका तीसरा बच्चा भी लड़की है। शारदा का तो जैसे दिल ही टूट गया। रामकुमार तिवारी पंडित और अन्य ज्योतिषियों की सारी बातें गलत साबित हुई थी। अल्ट्रासाउंड करने वाली लेबोरेटरी की जबानी कहीं बात भी गलत निकली। रामकुमार तिवारी फिर भी कह रहे थे कि यह कोई चमत्कार है, उनका कहा गलत हो ही नहीं सकता। लड़की होने पर भी वे 20,000 झटक गए थे। शारदा को ही नहीं, तीसरी बेटी के आने से रमाकांत को भी सदमा लगा था। बेटे की चाहत में चौथी संतान के ख्याल से भी उन दोनों ने तौबा कर ली। तीसरी बेटी खुशबू को जन्म देने के बाद शारदा काफ़ी दिनों तक भूजी भूजी रही थी। पूजा पाठ उपवास पर से जैसे उनका विश्वास ही डगमगा गया। रामकुमार तिवारी ने आना बंद नहीं किया, पर अब वे दक्षिणा नहीं मांगते, पर चौथे बच्चे के लड़के होने की गारंटी देने लगे थे। वे अभी भी गलती मानने को तैयार न थे। खुशबू को जन्म देने के बाद शारदा ने बूझे मन के कारण उसके प्रति 1-2 दिन बेरुखी दिखाई थी, मगर जब शारदा की ममता ने जोर मारा तो अपनी मासूमियों को भूल खुशबू को स्वीकार कर लिया। खुशबू को स्वीकार करने के बाद एक माँ के रूप में शारदा ने न तो उसे अपनी पहली दोनों बेटियों से कम प्यार दिया और न ही उसकी कभी उपेक्षा ही की। खुशबू के जन्म के बाद शारदा को उसकी मायूसी से निकालने में रमाकांत का भी काफ़ी योगदान था। उन्होंने शारदा को सांत्वना देते हुए कहा था कि आज के युग में बेटियां किसी भी लिहाजे से बेटों से कम नहीं, हमें जो भी मिला है उसे हमें खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। खुशबू को स्वीकार कर लिया गया था। वह छोटी होने की वजह से माँ बाप की लाडली बन गई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि उस नर्सिंग होम की काली करतूतों का पुलिस के द्वारा भंडाफोड़ कर दिया गया, जहाँ 7 वर्ष पहले खुशबू को जन्म दिया गया था। नर्सिंग होम की करतूतों का भंडाफोड़ होने के बाद बीता हुआ कल जैसे एक सवाल की शक्ल में सामने आकर खड़ा हो गया था। पंडित रामकुमार तिवारी फिर बार बार आने लगे थे। इस नर्सिंग होम की करतूतों की चर्चा जोर जोर से करते थे। शारदा दुविधा और संदेह में गिर गई थी। वह सोचने को मजबूर हो गई थी, क्या 7 वर्ष पहले नर्सिंग होम में उसके साथ भी कोई धोखा ही हुआ था? क्या पंडितों और ज्योतिषियों की कही बातें वास्तव में सही थी? लेबोरेटरी वालों ने भी कोई गलत बयानी बच्चे के लिंग को लेकर नहीं की थी? दूसरी महिलाओं की तरह नर्सिंग होम में उसके साथ भी कोई धोखा नहीं हो गया था? इस तरह के विचार मन में आने के बाद शारदा कोशिश करने के बाद खुशबू के प्रति अपने व्यवहार को सामान्य नहीं कर पा रही थी। ये बात जैसे आहिस्ता आहिस्ता शारदा के मन में घर बना रही थी कि 7 वर्ष पहले शायद नर्सिंग होम में उसके बच्चे को भी बदल कर किसी दूसरे को दे दिया गया। अगर ऐसा हुआ था तो उसने अवश्य एक बेटे को ही जन्म दिया होगा। मन में उठने वाले इन विचारों ने जैसे शारदा के जीवन का सारा सुख चैन ही छीन लिया। अपने मन में चल रहे विचारों के मंथन को शारदा अपने पति रमाकांत से छिपा नहीं सकी थी। उनको बोली कि मैंने भी तो अपने तीसरे बच्चे को इसी नर्सिंग होम में जन्म दिया था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि औरों की तरह मैंने भी कहीं धोखा ही खाया हो? खुशबू वास्तव में हमारी बच्ची न हो? शारदा की बात सुन रमाकांत स्तंभ रह गए। उन्हें इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए। ऐसी बातों का अब कोई मतलब नहीं। 7 साल बीत चुके हैं। ऐसी बातें सोचने से हमारी ही परेशानी बढ़ेगी। रमाकांत ने उन्हें समझाने की कोशिश की। मैं चाहकर भी इस शक को अपने मन से नहीं निकाल सकती। क्या तुम्हें नहीं लगता कि 7 साल पहले हमारे साथ जो कुछ भी हुआ था अजीब हुआ था? अपने दिल पर जरा हाथ रखकर कहो, मैं जो भी कह रही हूँ गलत कह रही हूँ। तुम कह सकते हो कि पंडित और ज्योतिषियों ढोंग करते हैं, उनकी बातें झूठी होती हैं, मगर क्या मशीनें भी झूठ बोलती हैं? मेडिकल साइंस भी अंधी हैं? तुम्हारी इन सारी बातों के मेरे पास जवाब नहीं शारदा, मगर मैं तुमसे इतना ही पूछना चाहता हूँ कि गड़े मुर्दे
को उखाड़ने से क्या फ़ायदा होगा। मैं मानता हूँ नर्सिंग होम में बहुत से लोगों के साथ धोखा हुआ, मगर इस बात का कोई सबूत हम लोगों के पास नहीं कि उन लोगों में हम शामिल थे ही। बेकार मन में वहम पालो कि खुशबू हमारी बेटी नहीं। ये वहम नहीं, एक हकीकत हो सकती है। शारदा ने शब्दों पर जोर देते हुए शारदा ने कहा, मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो इस हकीकत को साबित कौन करेगा। रमाकांत का लहजा तल्ख हो गया। हमें पुलिस से संपर्क करना चाहिए। क्या पुलिस इस बात का फैसला करेगी कि खुशबू हमारी बेटी है या नहीं? तुम हमेशा मेरी बात का उलट मतलब निकालते हो। पुलिस सारे मामले की जांच कर रही है, वे इस मामले में हमारी मदद कर सकती हैं, शारदा ने कहा। उनके स्वर में बेसब्री थी। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि हम अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारें, पुलिस के पास जाएं और उससे कहें कि हमें शक है कि खुशबू हमारी बेटी नहीं। नर्सिंग होम वालों ने बेईमानी करके हमारे बच्चे को बदल दिया था। जानती हो इसके बाद क्या होगा? पुलिस इस मामले में हमें जांच का आश्वासन देगी, मगर इसके साथ ही वह एक काम और भी करेगी। खुशबू को हमसे छीन किसी अनाथालय में भेज देगी। वह तब तक उसी अनाथालय में रहेगी जब तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हो जाती। इसके साथ ही अगर तुम्हारे शक के मुताबिक पुलिस की जांच में यह साबित हो जाए कि नर्सिंग होम वालों ने हमारा बच्चा भी बदला था, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि खुशबू के बदले में हमें कोई दूसरा बच्चा मिल ही जाएगा। अगर तुम इन सब चीज़ों का सामना करने के लिए तैयार हो तो मैं पुलिस स्टेशन चलने को तैयार हूँ। रमाकांत ने पत्नी को गहरी नज़रों से देखते हुए कहा। इस पर शारदा मानो धर्म संकट में पड़ी हुई नजर आई। इसके बाद पुलिस के पास जाने की बात शारदा ने पति से नहीं की। हाँ, पंडित रामकुमार तिवारी से जरूर जिक्र किया, पर पुलिस के पास जाने को उसने भी मना किया। बिना कुछ हासिल किए ही कोई चीज़ गंवाने का रिस्क उठाने की हिम्मत शारदा में नहीं थी। अपने शक के कारण पुलिस के पास जाने का ख्याल तो शारदा ने फिलहाल मन से निकाल दिया, मगर इससे उसके मन में जैसे घर बना चुका वहम नहीं निकला कि वह भी नर्सिंग होम वालों के धोखे की शिकार है। शारदा के मन के वहम ने मासूम खुशबू के जीवन को बहुत ही उदास बना डाला था। वह मम्मी में पहले वाला प्यार ढूंढती नजर आती थी जो उसे नहीं मिलता था। मम्मी के व्यवहार की बेरुखी देख मासूम खुशबू यह नहीं समझ पाती कि उससे गलती क्या हुई। रमाकांत खुशबू के प्रति शारदा के बदले व्यवहार से परेशान थे, पर समस्या के तत्काल समाधान का रास्ता नहीं सूझ रहा था। सारी कश्मकश के बीच एक नई बात कहकर शारदा ने रमाकांत के लिए एक नया सिरदर्द पैदा कर दिया। डीएनए के मायने वास्तव में क्या थे? वह क्या था यह तो शारदा को मालूम नहीं था, मगर पंडित रामकुमार तिवारी के कहने पर और टीवी पर खबरें सुनने से उन्हें इतना अवश्य मालूम था कि उनके टेस्ट से किसी भी बच्चे के असली माँ बाप का पता लगाया जा सकता है। शारदा ने रमाकांत से कहा, पंडित जी कह रहे थे कि एक टेस्ट होना है जिससे किसी भी बच्चे के असली माँ बाप के बारे में बिल्कुल सही ढंग से जाना जा सकता है। मैंने मोबाइल पर पढ़ा था, डीएनए या ऐसा ही कोई मिलता जुलता नाम था इस टेस्ट का। क्यों न हम भी अपना व खुशबू का टेस्ट करवा लें, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पंडित जी ने एक लैब का कार्ड भी दिया है कि वह उनकी जान पहचान की है। शारदा की बात सुन रमाकांत कुछ पलों के लिए तो हक्का बक्का रह गए। वह नहीं जानते थे कि खुशबू को लेकर शारदा की सोच इस हद तक चली गई है। इस टेस्ट को क्या तुमने कोई मजाक समझा है? इस पर बहुत पैसा खर्च होगा। रमाकांत ने शारदा को टालने की गरज से कहा, चाहे जितना भी खर्च आए करो, मगर किसी तरह भी मुझे मेरी दिन रात की दिमागी तकलीफ से छुटकारा दिलाओ, वरना यह मुझे मार डालेगी, शारदा ने कहा। शारदा की बात से रमाकांत को लगा कि मामला एक नाजुक शक्ल ले रहा है। खुशबू को लेकर लगातार अंदर घुल रही शारदा का तनाव खतरनाक सीमा तक बढ़ गया है। अगर जल्दी शारदा को उसकी वर्तमान मनोस्थिति से बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं खोजा गया तो इसके बुरे नतीजे सामने आ सकते हैं। रमाकांत ने इस बारे में बहुत सोचा, बहुत मंथन किया। अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शारदा को उनकी वर्तमान मनोस्थिति में से निकालने के लिए झूठ का ही सहारा लेना पड़ेगा। तभी रमाकांत को अपने बचपन के दोस्त सतीश धवन की याद आ गई, जो डॉक्टर था। सतीश धवन अपने क्लिनिक के साथ साथ एक लैब का भी मालिक था। रमाकांत ने डॉक्टर सतीश धवन से मिलकर उसे अपनी सारी समस्या बताई। रामकुमार तिवारी के दिए गए लैब के कार्ड को भी दिखाया।
रमाकांत की सारी बात सुन डॉक्टर सतीश धवन कुछ पलों के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, शारदा भाभी कहाँ तक पढ़ी हैं? जहाँ तक मैं जानता हूँ 12वीं से ज़्यादा नहीं, रमाकांत ने कहा। आजकल डीएनए वाली बात तो हर कोई जानता है। जगह जगह IVF के बोर्ड लगे हैं। सैरोगेट मदर का भी नाम उछलता रहता है, डॉक्टर सतीश ने गंभीरता से कहा। जब आपके घर के अंदर व्हाट्सएप जैसा शुरू हो तो आप उन चीज़ों के बारे में भी आसानी से जान जाते हैं जो कि देखने में आपसे बहुत दूर होता है। और फिर वह पंडित रामकुमार तिवारी भी तो हैं जो लैब का कार्ड ले गया, रमाकांत ने कहा। तो वह व्हाट्सएप और पंडितों के जरिए मिलना ज्ञान, तब समस्या कोई बड़ी नहीं। तुम कल ही शारदा और खुशबू को लेकर वहां आ जाना, बाकी मैं देख लूँगा, सतीश ने कहा। अगले दिन रमाकांत ने शारदा को खुद तैयार होने और खुशबू को तैयार करने को कहा। कहाँ चलना है? शारदा ने पूछा। इस पर रमाकांत ने फुसफुसाती हुई आवाज में कहा, डॉक्टर सतीश के यहाँ। किस लिए? शारदा ने पूछा। तुम खुशबू को लेकर जो डीएनए टेस्ट करवाने की बात कर रही थी न, उसी के सिलसिले में, रमाकांत ने कहा। रमाकांत के शब्द सुनकर शारदा एकाएक सकते में आ गई। बोली, इतनी अचानक ये सब? तुमने मुझे इसके बारे में पहले कुछ नहीं बताया। मैंने कल ही डॉक्टर सतीश से इस बारे में बात की थी। मैं तुमको बताना भूल गया था। डॉक्टर सतीश हम तीनों के शरीर में से कुछ चीज़ों के नमूने लेकर बाहर किसी ऐसे शहर भेजेगा जहाँ किसी प्रयोगशाला में डीएनए टेस्ट की व्यवस्था होगी। रिपोर्ट के आने में 8-10 दिन तक का वक्त लगेगा। कश्मकश में नजर आ रही शारदा खामोश रही। जब सच का सामना करने की स्थिति पास आकर खड़ी हो गई तो शारदा के अंदर एक दूसरी ही तरह का द्वंद्व शुरू हो गया। खुशबू और शारदा को साथ लेकर रमाकांत सुबह 11 बजे डॉक्टर सतीश धवन के क्लिनिक पहुंच गए। डॉक्टर धवन की लैब उसके क्लिनिक के ही एक हिस्से में थी। डीएनए टेस्ट के नाम पर एक ड्रामा ही तो करना था। सबसे पहले डॉक्टर सतीश रमाकांत को साथ लेकर लैब के अंदर गया। लैब के अंदर डॉक्टर सतीश ने रमाकांत के साथ बैठ आराम के साथ 5 से 7 मिनट तक गपशप की और फिर दिखावे के लिए उसने रमाकांत के अंगूठे और कलाई पर पट्टी चिपका उन्हें लैब से बाहर भेज दिया। लैब से बाहर आकर रमाकांत ने तनाव दिख रही शारदा को अंदर भेज दिया। यह सब देख मासूम खुशबू काफ़ी डरी नजर आ रही थी। वह कुछ भी समझने में असमर्थ थी। सारे ड्रामे को असली रूप देने के लिए डॉक्टर सतीश ने शारदा के साथ सब कुछ असली ही किया। शरीर के 1-2 हिस्सों में से खून लेकर उसके कांच की टेस्ट ट्यूबों में डाला। डॉक्टर सतीश कोई भी ऐसा काम करना नहीं चाहता था जिससे शारदा के मन में जरा सा भी कोई शक पैदा हो। वास्तविकता यह थी कि शारदा के खून के नमूनों की न तो सतीश खुद ही कोई जांच करवाने वाला था और न ही कहीं भेजने वाला था। खुशबू को लेकर शारदा के मन में बने संशय और दुविधा को दूर करने के लिए उसको ये विश्वास दिलाना जरूरी था कि खुशबू को लेकर वास्तव में कोई डीएनए टेस्ट होने वाला है। शारदा के बाद डॉक्टर सतीश डरी घबराई खुशबू को लैब के अंदर ले गया। शक की गुंजाइश कोई न रहा, इस बात का ख्याल करके न चाहते हुए भी डॉक्टर सतीश को उसके हाथ की एक उंगली में सुई चुभोकर खून निकालना पड़ा। जब शारदा और खुशबू को लेकर रमाकांत डॉक्टर सतीश से वापस आने लगे तो डॉक्टर सतीश ने धीमे स्वर में कहा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह मेरे पेशे के साथ सरासर बेईमानी है। किसी अच्छे काम के लिए की जाने वाली बेईमानी नहीं होती, रमाकांत ने जवाब में कहा। शारदा जैसी औरतों के जटिल मनोविज्ञान को समझना वास्तव में ही बड़ा कठिन होता है। डॉक्टर सतीश धवन के यहाँ से आने के बाद रमाकांत ने शारदा में फिर एक परिवर्तन देखा। उन्होंने देखा कि पिछले कुछ दिनों से खुशबू के प्रति बेरुखी दिखा रही शारदा एक बार फिर से उसके लिए प्रेम दिखाने लगी है। खुशबू के प्रति उसका लगाव पहले से अधिक बढ़ गया था। यह देख रमाकांत भी हैरान थे। रमाकांत भी महसूस कर रहे थे कि डॉक्टर सतीश के वहाँ से आने के बाद शारदा पहले से अधिक बेचैन और कश्मकश में है। वैसे शारदा को इस बात का कोई इल्म नहीं था कि खुशबू के
डीएनए टेस्ट के नाम पर डॉक्टर सतीश ने जो कुछ भी किया वह केवल एक नौटंकी था। शारदा के मन से खुशबू को लेकर जो सुविधा और वहम था उसे निकालने के लिए डीएनए टेस्ट की झूठ मूठ की रिपोर्ट डॉक्टर सतीश ने ही तैयार की थी। शारदा इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि इस झूठ को आसानी से पकड़ पाती। डीएनए की बात करने वाली शारदा उसकी एबीसी भी नहीं जानती थी। वैसे रमाकांत को यह भी विश्वास था कि डीएनए वाली बात का जिक्र शारदा किसी दूसरे से नहीं करेगी। जब उसने पंडित रामकुमार तिवारी को डीएनए टेस्ट दूसरी लैब से कराने की बात कही तो बेचैन हो उठे थे। कल आऊँगा कहकर चलते बने थे पर आए नहीं। 8-10 दिन बीत गए। इस बीच एक बार भी शारदा ने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट का जिक्र रमाकांत से नहीं किया। ऐसा लगता जैसे उसकी रिपोर्ट में कोई दिलचस्पी ही नहीं रही। रमाकांत के लिए सब आश्चर्य के साथ साथ उलझन से भी भरा था। इन 8-10 दिन में शारदा खुशबू के पहले से भी अधिक करीब नजर आने लगी थी। कई बार ऐसा भी लगता था जैसे शारदा अपने आप से लड़ रही हो। 8 से 10 दिन के बाद रमाकांत ने डॉक्टर सतीश से बात करने के बाद स्वयं ही शारदा से कहा, डॉक्टर सतीश का टेलीफोन आया था। उसका कहना था डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। रमाकांत की बात को सुन शारदा एकदम भावहीन और ठंडी रही, कुछ नहीं कहा। ये देख रमाकांत ने कहा, मैं शाम को घर आते हुए डॉक्टर सतीश के क्लिनिक से रिपोर्ट लेता आऊँगा। रमाकांत की इस बात पर भी शारदा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शाम को रमाकांत डॉक्टर सतीश के यहाँ से एक बंद लिफाफा ले आए। लिफाफे के अंदर खुशबू की तथाकथित डीएनए रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में क्या है रमाकांत को मालूम था। डॉक्टर सतीश ने उसकी मानसिक रिपोर्ट ही बनाई थी। बंद लिफाफा शारदा के सामने करते हुए रमाकांत ने कहा, इस रिपोर्ट का संबंध हम लोगों के निजी जीवन से, इसीलिए डॉक्टर सतीश ने इसे पढ़ना ठीक नहीं समझा। इससे पहले कि मैं लिफाफा खोलूँ, इस रिपोर्ट को पढ़ूँ, तुम्हारे मन का शक सही भी हो सकता है और गलत भी। तुम हर स्थिति का सामना शांत रहकर करना होगा। अंतर्द्वंद में फंसी शारदा ने कुछ पल खामोश नज़रों से रमाकांत और हाथ में पकड़े लिफाफे को देखा। फिर उन्होंने जो किया वह अप्रत्याशित था। शारदा ने रमाकांत के हाथ से लिफाफे को बिजली की सी तेजी से छीना और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके साथ ही ऐसा किया